तो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित कर रहे हैं। और आज हम सब क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री, उसका हम सबका 7वां चैप्टर है और आज हम सब इसको पूरा करेंगे और आशा है को समझ में भी आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी जो थ्योरी होता है इस तरह पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आप सब पूरा ऐसे थ्योरी पढ़ लीजिए, आप सबको पता न चले कि कैसे प्रश्न बन रहा है। तो देखिए, जैसे कि हम सब एक पेज 2 पेज जितने भी पेज को पढ़ेंगे उस पेज से संबंधित, जैसे एक आध 2 पेज पढ़ लिए, उस पेज से संबंधित कैसे प्रश्न बन रहा है, कैसे हर साल बनाया जा रहा है प्रश्न को, तो हम सब प्रश्न को डिस्कस करते हैं। जितने पेज को पढ़ेंगे उस पेज से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सब अगले पेज पर आते हैं, जैसे कि अब ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे आप सब एनसीईआरटी को पढ़कर एक बार जाइए पेपर देने। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो फिर अपने आप को थोड़ा आंकना, अपने आप के ऊपर थोड़ा देखना, आप विश्वास करेंगे आप कि हाँ, हम पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, पढ़ कर आए हैं, ऐसा आप सब खुद विश्वास करेंगे अपने आप के ऊपर। और देखिए दोस्तों, वाकई में थ्योरी बिना पढ़े ऐसे से प्रीवियस ईयर लगाकर कोई भी पास नहीं होता है। और ये मान लीजिए एक ट्रिक है, सिर्फ बिना थ्योरी पढ़े पास करना एक ट्रिक है। किसी को बस जो जिसका दिमाग का जो पूर्व ज्ञान रहता है, अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, ज़्यादा समझ आने लगा है, तो वो प्रीवियस ईयर से समझ जाता है। पर अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम पहले थ्योरी पढ़ें। तो चलिए, विधि से हम सब ने क्लास 6 के एनसीईआरटी को हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तीनों ख़त्म कर चुके हैं और यह अब हम सबका क्लास 7 की हिस्ट्री चल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट न किए हम सब अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज का जो शीर्षक है हम सबका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। जैसे जो क्षेत्र होते हैं, कहीं गांव का, कहीं जो थोड़े कुल के होते हैं, जैसे थोड़े एरिया के जो होते हैं वहाँ की संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं। अब जैसे वाकई में जैसे हम बताएं तो जैसे होता है कि जब शादी विवाह होता है तो बोलते हैं ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है, वो बोलता है ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है ना, ऐसा होता है ना। तो क्या है, वो का देश के बाहर हैं? नहीं, वो भी इसी भारत के हैं, पर एक क्षेत्र के हैं, एक गांव के हैं, एक जिले के हैं, तो उसको हम क्षेत्र में कन्वर्ट किए हैं, अर्थात क्षेत्र के नाम पर यहाँ पर जान रहे हैं। तो इन सब बातों को याद रखना कि क्षेत्र और संस्कृतियाँ किसी एक क्षेत्र की कोई अलग अलग, कोई कुछ नहीं, कुछ कुछ, बस ये नहीं कि सब कुछ, बस कुछ कुछ अलग अलग संस्कृतियाँ होती है। इन सब के बारे में आज हम सब पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करिए। और देखिए दोस्तों, ऐसे ही पढ़ा जाता है एनसीईआरटी को। अब देखिए, हम बताएंगे आप सबको एकदम लाइन बाय लाइन, बस आप सब कंसेप्ट को अपने बैठाते चलना दिमाग में और समझते चलना। और हम लास्ट में जैसे कि हम सब जोड़े ही हैं कि कैसे प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, यहाँ तक हमें आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि शीर्षक लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है कि उनकी बोलचाल की भाषा। सबसे सामान्य तरीका पहले यही से हम सब पहचानते हैं कि उनकी बोलचाल की भाषा। जैसे कि बंगाली में बंगाली बोलते हैं ना, बिहारी में बहुत लोग बिहारी लैंग्वेज में बोलते हैं, ऐसा बोली है वहाँ का, लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज मतलब भाषा, बोली है, एक बोली और भाषा अलग अलग होता है। तो वहाँ बिहारी बोली है एक, ऐसा समझिए। आगे देखिए, पहले तो हम सब क्या होते हैं कि बोली से ही जानते हैं सब लोग। तो आगे देखिए, यहाँ पर जैसे हम सब में आता है देहाती बोली, तो उस देहाती बोली एक बोली है, ये भाषा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया उस उनकी बोलचाल की भाषा, जो बोलचाल की भाषा होती है उन्हें हम परिभाषित करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़ीसा या उड़िया, उड़ीसा में उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अर्थात उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। जैसे कि हम बताएं कि जैसे मान लीजिए कोई उड़िया बोल रहा है,
उड़िया बोल रहा है तो मतलब हम सब समझ जाते हैं कि ये उड़ीसा का है। अगर तो कोई तमिल बोल रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये तमिल का है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही एकदम लाइन लाइन पढ़िए, लाइन को ऐसे कंसेप्ट में बैठाइए, कैसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए आप इतना समझ गए होंगे ना। और इसको भी याद रखना, ये नहीं कि ये कहानी है बस ऐसे सुनिए। जैसे बताया गया कि तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है और उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, तो इस बात को भी अपने दिमाग में बैठाते चलिए। आगे देखिए लिखा गया है कि अथवा अथवा तमिलनाडु और उड़ीसा अर्थात इन दोनों भाषा में बोले जाते हैं। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र में कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, कृति, संगीत और चित्रकला से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हम इन जैसे होता है कि क्या होता है कि कभी कभी हम कहीं के खास खास क्या होते हैं, लोक नृत्य के, भोजन के लिए, काव्य के लिए, संस्कृत के लिए, ना संगीत के लिए, इन सब से जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताएं तो जैसे बताते हैं कि जय बिहारी क्या है, तो जो बिहार में है वह लिट्टी चोखा के लिए फेमस है। अर्थात कोई भी है अगर बिहारी आ जाए या बिहारी से पूछा जाए तो वो बताते हैं लिट्टी चोखा हमारे यहाँ का फेमस है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ बिहार में लिट्टी चोखा फेमस है। मतलब वो कहने का मतलब ये है कि कहीं एक वस्तु से अर्थात एक किस क्या भोजन से भी किसी क्षेत्र के, जिले के, किसी प्रदेश के, राज्य को जाना जा सकता है या जानते हैं, ऐसा समझिए। आगे है जैसे जैसे वस्त्र के लिए, जो वस्त्र है भी, जैसे नृत्य के लिए भी जाना जाता है। जैसे नृत्य में उड़ीसा में कुछ अलग नृत्य होता है, तमिल में कुछ अलग नृत्य होता है, जैसे कि अभी हम सब इसी पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे ना। तो आगे बताया गया संगीत के लिए भी होता है। तो इन सब बातों को याद रखना कि इन सब से भी भिन्नता देखी जा सकती है। आगे देखिए लिखा गया कि अस्मिताओं अस्मिताओं को मानकर चलते हैं कि सोचने कि यह युग युगांतर से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजन सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं। जिन्हें आज हम क्षेत्रीय संस्कृतियां कहते हैं वे तो वे वे समय के साथ साथ बदलती गई। वे समय के साथ साथ बदलती गई और सच में तो जो सच है वह तो यह है कि आज भी बदल रही है, वो आज भी बदल रही हैं। आगे देखिए ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। यह प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपरा और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से या आदान प्रदान के एक दूसरे को संपन्न बनाए। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एवं खास इलाके के पुराने रीत रिवाज से निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में आज जाकर उन्हें एक नया रूप दे दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अभी हम सब बताएं, देखिए ये पूरा मान लीजिए चैप्टर का सार है। अगर इस सार को नहीं समझेंगे तो देखिए ये इतना है, आप सबको लग रहा होगा यार इसमें कैसा प्रश्न बनेगा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो देखिए यही सब लोग मिस्टेक कर जाते हैं। तो देखिए ये पूरा चैप्टर का सार है कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो देखिए जैसे कि अभी हम सब पता किए कि क्या होता है कि कहीं कहीं की संस्कृतियाँ अलग अलग होती है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो बताया गया कि क्या होता है कहीं कहीं कि हाँ किसी वस्त्र के लिए, भोजन के लिए, संगीत के लिए जानी जाने लगती है। तो जैसे अब देखिए वस्त्र क्या भोजन के लिए, वहाँ क्या कोई पहली बार लिट्टी बनाया होगा? क्या बिहार में क्या पहली बार, जो पूरे विश्व में पहली बार लिट्टी बना होगा? ऐसा कभी नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। बस ऐसा है कि बस क्या होता है कि सिचुएशन ऐसा आ गया कि वहाँ पर सब लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। जैसे कि किसान वहाँ पर होते हैं, बिहारी में थोड़ा अशिक्षित है, वहाँ का जो किसान वगैरह होते हैं उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तो आप सब समझ सकते हैं कि लिट्टी चोखा बनने में जल्दी होती है, समय जल्दी हो जाता है, बच जाता है समय। तो क्या होता है वहाँ के लिट्टी चोखा बनाकर अपना खाकर जाते थे काम पर, इसलिए वहाँ का लिट्टी चोखा
फेमस हो गया और फेमस होते होते वो क्या हो गया, एक संस्कृति में अपना ऐड कर लिया कि बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार का लिट्टी चोखा। ऐसे ही जो भी क्षेत्र रहता है, जो भी राज्य रहता है, वहाँ के ऐसे ही क्या होते हैं, वहाँ की कुछ वस्तु के लिए, कुछ संगीत के लिए, कुछ चित्रकला के लिए आदि सभी के लिए फेमस हो जाते हैं और अपना संस्कृति में या जो संस्कृतियाँ रहती है उसमें अपना स्थान बना लेते हैं। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से है तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ से देखिए है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास। चेर चेर और मलयालम भाषा का विकास, तो इसको याद रखना। जो चेर लोग थे वो मलयालम भाषा बोलते थे। अब इसको याद रखना, अभी प्रश्न बना है, हम दिखाएंगे। आइए देखिए, लिखा है कि आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। अब देखिए उदाहरण दिया गया है, तो उदाहरण को भी ध्यान से सुनना। देखिए लिखा गया है कि महोदयपुर, कहाँ पर, महोदयपुर के जो चेर जो चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में थे। तो याद रखना, जो चेर लोग थे ये कहाँ के थे, तो ये प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में थे। इसको याद रखना क्योंकि अभी प्रश्न बना है। तो याद रखना, जो चेर थे वे महोदयपुर के महोदयपुर राज्य के प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम भाग में थे। आगे है कि जो आज की केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो याद रखना, चेर लोग, ऐसा भी पूछ सकता है कि ये केरल में थे, ऐसा भी पूछ सकता है। और दूसरा पूछ देगा कि किस प्रायद्वीप के किस दिशा में थे। तो याद रखना दक्षिण और पश्चिम भाग में थे। ऐसा इन सब ऐसे पढ़ा जाता है। थ्योरी जा लीजिए, एकदम बाल की खाल निकाल लीजिए। तो आगे देखिए लिखा है कि आगे देखिए लिखा है कहाँ के, चेर केरल राज्य के एक हैं। कौन, आज वो केरल कहा जाता है। आज लिखा है, आज मतलब वर्तमान समय में। इसी वो पहले समय में महोदयपुर राज्य था ना, वहाँ के दक्षिण पश्चिम में चेर रहते थे, पर आज समय केरल हो गया, वहाँ के केरल के चेर को कह सकते हैं। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया, संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती है। तो याद रखना, जो चेर है, चेर के अलावा आप केरल भी जान लीजिए। अब केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा बोली जाती है। इस बात को एकदम मोस्ट आईएमपी समझना और याद रख लेना, क्योंकि ऐसा पूछेगा केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखना कौन सी, मलयालम भाषा। केरल में मलयालम भाषा। और उस समय भी जो चेर रहते थे वो भाषा ऐसा बोलते थे। देखिए लिखा है मलयालम भाषा इस इलाकों में बोली जाती है थी ना। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने लेखकों में किया। तो इन सब बातों को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, मलयालम में रची एक आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। तो देखिए ये केरल का अभिलेख है। तो इस बात को याद रखना, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये अभिलेख के माध्यम से बताया गया। तो अब आगे देखिए लिखा गया कि अभी हम सब क्या पढ़े यहाँ पर, देखिए लिखा गया अभिलेखों में किया गया है ना, कौन से, मलयालम भाषा का। तो आप आगे देखिए किया गया है, वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग में सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, साथ साथ जो चेर लोग ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। तो जो चेर लोग थे वे अपने संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। अब क्या ग्रहण किया, आगे लिखा गया है कि जो केरल का मंदिर है रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है। अर्थात जो केरल में जो मंदिर है, तो मंदिर का जो परंपरा है या जैसे बना गया है उसमें कौन से रंग रगे गए हैं, इन सब आदि सभी बातों को, जिसकी परंपरा थी उस समय कौन सी परंपरा थी, आज सभी बातों को उस मंदिर में अभिलेख किया गया है, लिखा गया है, जो आज भी हम सब खोज के माध्यम से उसको जान सकते हैं। इस बात को याद रखना। यहाँ पर है कि केरल मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, मतलब यही। आगे देखिए लिखा गया है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित थी। कौन, तो याद रखना जो केरल का
केरल का जो मंदिर है, तो केरल का मंदिर जो है वह संस्कृत के महाकाव्यों पर भी आधारित है। आगे है मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति। जो मलयालम भाषा थी उसकी पहली सांस्कृतिक साहित्यिक कृति कौन थी? तो ये आगे देखिए लिखा गया है, जो लगभग 12वीं शताब्दी से बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। तो याद रखना मलयालम भाषा क्या है? संस्कृत की ऋणी है। मलयालम भाषा संस्कृत की ऋणी है, अर्थात मलयालम भाषा जो है यह संस्कृत की क्या है? ऋणी है। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है कि यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लीला तिलकम, 14वीं शताब्दी में, कितने? 14वीं शताब्दी में लीला तिलकम ग्रंथ है एक, लीला तिलकम। यह अब आगे लिखा गया है जो व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। तो याद रखना, पूछेगा कि लीला तिलकम किस भाषा में है या कहाँ के भाषा में लिखा गया है। तो याद रखना जो लीला तिलकम है यह मलयालम भाषा में लिखा गया है। लीला तिलकम मलयालम भाषा में लिखा गया है। और यह क्या है, याद इसमें क्या लिखा गया है? तो याद रखना जो लीला तिलकम है यह व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है। अब आगे है कि मणिप्रवालम शैली में लिखा गया है। तो याद रखना ये जो मणिप्रवाल है यह शैली है, यह शैली है। तो अब देखिए फिर से यहाँ पर है लीला तिलकम। ये लीला तिलकम ये मलयालम भाषा में लिखा गया है, मलयालम भाषा में लिखा गया है। और ये लीला तिलकम क्या है? तो ये व्याकरण और काव्य शास्त्र विषयक है, अर्थात इसमें व्याकरण के कुछ नियम और काव्य शास्त्र के विषय में लिखा गया है। अब आगे है कि यह किस शैली में है? तो याद रखना ये मणिप्रवाल शैली है, मणिप्रवाल शैली है, न कि लिपि भाषा। इसको याद रखना, ये बार बार अभी पूछा गया है, हम इसको दिखाएंगे आप सबको कि पूछा गया है कि मणिप्रवाल क्या है। तो मणिप्रवाल एक शैली है, शैली। जैसे आप सब बोलते हैं ना कि आपके जो लैंग्वेज सही नहीं है, तो लैंग्वेज सही नहीं है, सही नहीं है, इसी को शैली बोलते हैं, ऐसा समझिए। जैसे बोलते हैं कि सही नहीं है, तो क्या हुआ कि ये मणिप्रवाल एक शैली है। अच्छे जो शैलियाँ होती है, जैसे बोलते हैं ना कि आप अपनी जो भाषा है उसको संभालिए, मतलब अपनी शैली को संभालिए, अर्थात अच्छे से बोलिए, ऐसा कहा जाता है। तो याद रखना। आगे देखिए लिखा गया कि मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ है। अब मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो अगर ऐसे पूछा जाए मणिप्रवाल क्या है, तो याद रखना मणिप्रवाल एक शैली है। और अगर ऐसे पूछा जाए मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ क्या है या इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है हीरा या मूंगा, हीरा या मूंगा। तो याद रखना हीरा तो जानते हैं, मूंगा भी एक हीरा से भी ज़्यादा कीमती वस्तु जो होता है, ऐसा होता है। तो याद रखना जैसे हीरा होता है तो डायमंड हीरा होता है, ऐसे हीरा से भी ज़्यादा महंगा का रत्न को मूंगा कहते हैं। तो याद रखना मणिप्रवाल का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करती है। तो याद रखना जो क्या होता है कि संस्कृत भाषा और क्षेत्रीय भाषा, हीरा और मूंगा क्या होता है कि संस्कृत भाषा और क्षेत्रीय भाषा की ओर क्या करती है? संकेत करती है, साथ साथ इस प्रयोग करने की ओर संकेत करती है। तो इस बात को याद रखना। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से सुनते रहिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखिए लिखा गया है शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथ संप्रदाय। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है शासक, धार्मिक परंपराएं और जगन्नाथी संप्रदाय। तो इस 3 बात को याद रखना। शासक क्या है? शासक के दौरान धार्मिक परंपराएं क्या हुआ, कैसे इधर उधर हुआ। जो शासक थे वह धार्मिक परंपराओं को मानते थे, नहीं मानते थे। उसी में एक था धार्मिक परंपराओं में जगन्नाथी संप्रदाय थे। तो अब इन सब के बारे में पढ़ना है। आगे देखिए लिखा गया है कि अन्य क्षेत्रों में
क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, क्षेत्रीय धार्मिक परंपराएँ से विकसित हुई। जो अन्य क्षेत्र थे वहाँ पर जो संस्कृतियाँ थी वह जो वहाँ के जो क्षेत्र रहते थे उन्हीं की परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण अब देखिए वहाँ का उदाहरण, अब ये फिर यहाँ का उदाहरण दिया गया है। अब यहाँ का क्या उदाहरण है? यहाँ का बताया गया है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। तो इस बात को याद रखना, ये जो पूरी है, कहाँ पर? पूरी नहीं, पूरी। पूरी क्या है? उड़ीसा में जगन्नाथ का एक संप्रदाय है। जगन्नाथ संप्रदाय कहाँ है ऐसा पूछा जाए तो याद रखना उड़ीसा के पुरी में, उड़ीसा के पुरी में ना, याद रखना। आगे है जगन्नाथ क्या है? एक संप्रदाय है, एक संप्रदाय है। अब देखिए संप्रदाय का अर्थ है, आगे लिखा गया कि संप्रदाय। अब देखिए जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक। तो इस बात को याद रखना। जगन्नाथ का क्या अर्थ होता है कि जगन्नाथ का मतलब होता है जगत, जगत मतलब संसार ऐसा समझे, या दुनिया, नाथ मतलब मालिक। तो जगन्नाथ का मतलब है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। अगर ऐसा पूछा जाए कि जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है तो इसको याद रखना, ये विष्णु का पर्यायवाची है। आगे है जो आगे क्या है कि जो आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोग द्वारा बनाई जाती है। इस बात को एकदम इम्पोर्टेंट याद करना। अभी पूछा जाएगा कि जगन्नाथ की जो प्रतिमा है वह कौन बनाता है, या कौन लोग बनाते थे, या ऐसे दे देगा और उसमें बोलेगा ये सही है कि गलत है, ऐसे पूछेगा। तो इस बात को याद रखना कि जो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है वह तो होता है दुनिया का मालिक। और उसके अलावा बताए हम जैसे कि जो जगन्नाथ की काष्ठ, काष्ठ का मतलब समझ लेना लकड़ी, काष्ठ मतलब लकड़ी, लकड़ी का जो प्रतिमा था, अस्थाई लोग, जो स्थानीय लोग थे वहाँ के, कहाँ के? उड़ीसा और पुरी के, क्योंकि उड़ीसा और पुरी में ही बन रहा है, वहाँ की ही जगन्नाथ मंदिर है। तो याद रखना वहाँ के जो स्थानीय जनजाति लोग थे, कौन? जनजाति लोगों के द्वारा बनाई जाती थी किनकी? जगन्नाथ की प्रतिमाएं। आगे लिखा गया जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। तो इस बात को याद रखना कि इसलिए जैसे स्थानीय लोग ये देवता के जो मूर्ति बना रहे हैं तो इससे आकलन कर लिया जाता है कि ये जो जगन्नाथ थे ये क्या थे? स्थानीय देवता थे, अर्थात एक स्थान से, ये नहीं कि ये पूरे विश्व भर में पूजे जाते थे। ये बताया गया कि ये एक स्थान के देवता थे, कहीं पर भी एक उड़ीसा के एक स्थान के थे, अर्थात ये स्थानीय देवता थे, ऐसे समझिए। आगे देखिए लिखा है कि जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। अब यही आगे जगन्नाथ को ही आगे चलकर किनका? तो विष्णु का रूप मान लिया गया। इस बात को एकदम ध्यान से, इन सब बातों को एकदम 1% भी अगर आप इग्नोर किए तो समझ लीजिए आप परीक्षा में धराशायी होकर चले आएंगे। और ये तो फिक्स है कि आप अगर थ्योरी नहीं पढ़कर जाएंगे वो तो, अगर आप जो 2-3 बार देने जा रहा है वो तो समझ सकेगा, जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये एडवाइस है कि अभी तक आपको टाइम है 1 महीने का। आपको एकदम किसी भी तरह से कुल काम धंधे छोड़कर अच्छे से थ्योरी पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद जब 10-15 दिन अगर बचे, 10 दिन में आप प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तब आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़े रहेंगे तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर भी करेंगे 10 दिन में तो आपको समझ में आएगा, और समझ आ जाएगा तो वहाँ पर जाकर आप, पहली बात तो वहाँ आप समझेंगे, थ्योरी पढ़े हैं समझेंगे। और मान लीजिए 2-4 10 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन अगर इधर उधर आप नहीं समझ पाएंगे तब वहाँ अपना जो प्रीवियस ईयर का जो जुनून चढ़ा रहता है सबका, वहाँ तुक्का लगा कर आएंगे तब आपका चल जाएगा काम। और मान लीजिए आपका 10-15 ठो गलत भी हो गया तब पर भी अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आप एकदम 90+ होकर आ जाएंगे। तो आगे देखिए यहाँ पर अब हम सब चलते हैं। क्या हुआ कि वो जो जगन्नाथ था या जगन्नाथ थे, जगन्नाथ को क्या स्थानीय देवता माना जाता था ना? क्यों? क्योंकि वो स्थानीय देवता थे ही, क्योंकि वो उड़ीसा के जो पुरी थे वहाँ के स्थानीय देवता थे, इसलिए। आगे देखिए लिखा गया कि एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। आगे है कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन, तो याद रखना कौन? तो गंग वंश के। ऐसे भी पूछेगा कि अनंत वर्मन कहाँ के राजा थे, किस वंश के राजा थे, ऐसे पूछेगा। तो याद रखना अनंत वर्मन गंग वंश के राजा थे, अनंत वर्मन गंग वंश के राजा थे ना, ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाई थी। तो याद रखना इन्होंने
अनंत वर्मन ने ही पुरी में, कहाँ पर, पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ की एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था। किसने, पूछेगा कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया था, किसने किया था? तो याद रखना किसने, अनंत वर्मन ने, अनंत वर्मन ने। अनंत वर्मन कहाँ, किस वंश के थे? तो गंग वंश के थे। आगे देखिए लिखा गया कि मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1530 में राजा और अनंत भीम, कौन, अनंत भीम तृतीय, याद रखना किसने, अनंत भीम तृतीय ने अपने राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। तो याद रखना ऐसा पूछेगा कि किसने, किसने अपने राज्य को, किसने अपने राज्य को, किस राजा ने अपने राज्य को जगन्नाथ मंदिर के लिए अर्पित कर दिया। अर्पित कर दिया मतलब अपना राज्य पूरा उन्हें अर्पित कर दिया, दे दिया। तो याद रखना, तो राजा कौन थे, अनंग भीम। अनंग भीम ने ही क्या किया कि अपने पूरे राज्य को जगन्नाथ मंदिर के लिए अपना अर्पित कर दिया, पूरे साम्राज्य को, पूरे राज्य को। और आगे है, स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया, और स्वयं भी अपना क्या हुआ कि तो देखिए क्या हुआ कि अभी हम सब बताएं क्या हुआ कि जो अनंत भीम तृतीय थे, इन्होंने अपना राज्य, पूरा संपूर्ण राज्य क्या हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के लिए अर्पित कर दिया ना। अब आगे देखिए यहाँ पर है, ज्यों ज्यों इस मंदिर की तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। किसकी, किसकी, और राजा अनंत भीम की नहीं, इस मंदिर की। ये मंदिर जो दिख रही है, इस मंदिर की क्या हुआ कि जब यहाँ की जो सामाजिक राजनीतिक और मामलों में इसका क्या हुआ, सत्ता बढ़ती चली गई, इस मंदिर का। तो इस बात को याद रखना। और यहाँ पर एक सूक्ष्म दृष्टि हम सब डाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर कभी पूछा गया कि जो उड़ीसा का पुरी मंदिर था, या उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर था, उसने किसने बनवाया था? तो याद रखना, यहाँ बनवाने के लिए देखिए अभी किसी का जिक्र नहीं आया है, पर यहाँ पर ऐसा हम गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो ये अनंग भीम तृतीय थे, अनंग भीम तृतीय थे, इस राजा ने अपना जगन्नाथ मंदिर के लिए पूरा राज्य दे दिया। और इसके पहले क्या हुआ था, एक जो पूरी उड़ीसा के क्या थे कि एक राजा थे, उनका नाम था, देखिए वहाँ उनका नाम था, यहाँ देखिए लिखा गया, उनका नाम क्या था, तो गंग वंश के अनंत वर्मन ने सिर्फ क्या किया था, उन्होंने निश्चित किया था कि हम बनवाएंगे, या बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए निश्चित किया था। उन्होंने बस निश्चित किया कि हम बनवाएंगे, ऐसा नहीं आया कि हम क्या कि बनवा दिए, ऐसा नहीं हुआ। अब बस इतना इस बात को याद रखना, क्योंकि ऐसे परीक्षा में पूछ देगा कि अनंत वर्मन ने, गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरुषोत्तम जगन्नाथ की मंदिर बनवाया, ऐसा आ जाएगा। और आप यहाँ पर देखिए, बस किया है कि वो निश्चित किए थे कि हाँ बनवाएंगे, बनवाने के लिए निश्चित किए थे। तो इस पॉइंट को याद रखना, क्योंकि एनसीईआरटी जो है इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़कर जाइए। और यही होता है कि जो सीटेट आप सबको चकरा देता है, घुमा देता है, ऐसे ही पूछता है। तो याद रखना, आगे देखिए, बस इतना याद रखना कि जो अनंत वर्मन थे, कौन, अनंत वर्मन ने सिर्फ निश्चय किया था, और क्या हुआ, अंगन भीम तृतीय ने, इन्होंने क्या किया था, तो जगन्नाथ मंदिर का अपने राज्य को समर्पित किया था। इस बात को, दोनों बात को याद रखना। अभी कोई बनवाया नहीं है, ऐसा नहीं जिक्र है कि बनवा दिया, ये थे, अब ये अपना राज्य दे दिया और इन्होंने निश्चित कर लिया, बस ऐसे। अब देखिए जब बन गया, अब इससे नहीं आया कि कौन बनवाया, तो इस बात को कभी भूलना मत। तो याद रखना, अब जब बन गया, तो जब बनने के बाद क्या हुआ कि जो इस मंदिर का, इस उड़ीसा का जो मंदिर है, जो इस मंदिर का यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व हुआ, यहाँ पर तीर्थ लोग आने लगे, तीर्थ यात्रा करने के लिए आने लगे। तो इसका जो सामाजिक राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता,
जो जिस राज्य ने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखना उड़ीसा को किस किसने जीता, तो याद रखना उड़ीसा को 3 लोगों ने जीता। कौन-कौन? मुगल ने, मराठों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसे हम अंग्रेज बोल सकते हैं। तो याद रखना मुगल, मराठे और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उड़ीसा को जीता। सबसे पहले सबने इन मंदिरों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। तो याद रखना मराठे जो थे, मुगल जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, सब लोगों ने उड़ीसा के मंदिरों पर अपना क्या किया? नियंत्रण करना चाहते थे, प्रयत्न किया। नियंत्रण करना चाहते थे या प्रयत्न किया, याद रखना। आगे लिखा है, वे सब एक महसूस कर वह सब के सब यही मराठे, मुगल, ईस्ट इंडिया सब ये सब इन्होंने ही क्या किए? महसूस करते थे। इन सब क्या करते थे कि महसूस करते थे कि क्या हुआ कि ये सब महसूस करते थे कि मंदिर का नियंत्रण कर ले। अगर हम मंदिर पर क्या है उसके ऊपर अधिकार कर ले अपना, तो प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। अर्थात अब समझिए, तो जैसे बताया गया कि इन सब का जो था, ये सब जो मराठा, मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो इन सब का मानना था, इन सब का सोचना था ऐसा, और यही आगे चलकर ऐसा मुद्दा भी बन गया। तो बताया जाता था कि इन सब सोचते थे कि अगर हम उड़ीसा के मंदिर पर कब्जा कर लेते, नियंत्रण कर लेते, कि जो उसकी स्थानीय जनता है, वहाँ की जो स्थानीय जनता है, वह सब हमारे शासन को स्वीकार कर लेंगे, अर्थात हमारी अधीनता को स्वीकार कर लेंगे। आगे है राजपूत और शूरवीरता की परंपरा। तो अब इस बात को आगे याद रखना। अब राजपूत आ गया, राजपूत की शूरवीरता और उनकी परंपरा, राजपूत के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी की मंदिर है, जगन्नाथपुरी की। देखिए उड़ीसा नहीं आया है, या पुरी भी याद रखना, पुरी और उड़ीसा, तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा की मंदिर। आगे देखिए लिखा गया कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान है, कहाँ पर? जो आज राजस्थान है, जो अधिकांश आज का राजस्थान है, वहाँ ना राजपूताना कहते हैं। जो आज का राजस्थान है, उस समय पहले क्या था? राजपूताना, अर्थात उसे राजपूताना कहा जाता, राजपूत कहा जाता है। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। कहाँ पर? राजस्थान में। जो आज राजस्थान है, तो पहले में जो पहले राजपूत था ना, जो पहले राजपूत था, तो वहाँ ऐसा इस समय आकलन किया जा सकता है कि वहाँ पर राजस्थान में पहले क्या रहते थे? राजपूत ही रहते थे। आगे देखिए, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाएगा कि राजपूत कहाँ रहते थे, या राजपूत इस समय कहाँ रहते हैं, तो याद रखना राजस्थान में। अब आगे देखिए लिखा गया है, राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे, अर्थात अब एक ही जगह राजपूत नहीं थे, या आंशिक भी रूप है कि अब ये नहीं कि पूरा राजपूत जितना थे वह राजस्थान में ही रहते थे न। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं, जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में भी हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में भी हैं। आगे देखिए लिखा गया कि अपने आप को राजपूत कहते हैं, जो और क्या होते हैं? अलग अलग क्षेत्रों में भी हैं और अपने आप को क्या बोलते हैं? राजपूत बोलते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य कोई भी रहता है। तो याद रखना, यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया कि जो भारत का जो राजस्थान था, यहाँ पर बताया गया कि यह सच भी है कि जो राजस्थान है, राजस्थान के राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे ना, ये नहीं कि वहाँ पूरा राजपूत ही रहते थे, इस बात को याद रखना। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। जो राजपूत लोग हैं, वह क्या है कि एक राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपरा वहाँ के शासकों के दर्शकों और अभिलाषाओं के साथ साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। आगे देखिए लिखा है, लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा न। पृथ्वीराज याद रखना, पृथ्वीराज ये राजपूत थे। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। कौन? राजपूत शासक था। कौन? पृथ्वीराज। आगे देखिए लिखा है कि ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने
अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु को वरण किया। किसने? अभी हम सब पीछे पड़े, किसने? तो याद रखना, किसने? पृथ्वीराज ने। वो राजपूत थे, उन्होंने क्या किया कि अपना जो रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अपनी मृत्यु को वरण किया, अर्थात चुना, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानी काव्यों एवं गीतों में भी सुरक्षित है। तो इस बात को याद रखना कि जो राजपूत थे, तो राजपूतों की जो कहानियाँ थी, अर्थात जो उनकी जो लोकप्रिय कहानियाँ थी, शासक थे, वह सब आज के काव्यों और गीतों में भी सुरक्षित हैं। इस बात को याद रखना। अभी कथन कारक में पूछा गया है कि राजपूत की जो थी उस समय कहानियाँ आज भी काव्य और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाए जाते थे। तो याद रखना, ये भी पूछा गया है। अभी हम बताएंगे कि जैसे कि बताया गया है कि जो राजपूत की जो कहानियाँ रहती थी, और तो वह काव्य और गीतों में सुरक्षित है। और इस काव्य और गीतों को कौन गाते थे राजपूत के? तो याद रखना कौन? तो ये या गाते थे चारण और भाट, चारण और भाटों द्वारा गाया जाता था। अभी पूछा जाएगा ये चारण और भाट कौन है? तो याद रखना, ये गाना गाती थी, गाना गाने वाले या गाना गाती थी, जो ऐसे घूम घूम कर गाती होती हैं, इन सब ऐसे याद रखना। एक काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति की सुरक्षित रखते हैं। क्या होता है, जो चारण और भाट हैं, ये सब क्या करते हैं कि काव्य एवं गीतों को ऐसे सूरवीरों की स्मृतियाँ अर्थात अच्छी जो कहानियाँ रहती हैं किसी सूरवीर के रिलेटेड, तो इन सब को क्या करती हैं, वो सब गा गा कर प्रचार करती हैं। ऐसा मानिए तो अपनी संस्कृति को बचाती हैं ना, ऐसा ऐसा ही मानिए आप सब। तो ये सब गा कर उनको संजो कर रखती थी ना, और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें। अर्थात उन्हें भी ऐसा बताया जाता है कि उनका ऐसा भावना था कि हम ऐसी कहानी को अगर गाएंगे तो जो भी सुनेगा उनके अंदर भी सूरवीरता उत्पन्न होगी, अर्थात सूरवीरों की विचार जो होते हैं उसको अपना सोचने के लिए विवश होंगे, ऐसा उनका मत था। किसका? चारण और भाटों का ना, एवं प्रोत्साहित करते थे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। तो याद भी रखना कि जो साधारण जन थे, जैसे किसी को युद्ध और लड़ाई से कोई भी मतलब नहीं है, तब पर भी अगर ये कहानी सुनते हैं, तो जैसे आज हम सब भी अगर कोई रोमांटिक हुआ, या तो मान लीजिए कोई रोमांटिक ज़्यादा समझेंगे आप, जैसे रोमांटिक हुआ, देशभक्ति हुआ, जैसे ही सुनते जैसे देशभक्ति हुआ, जैसे ही देशभक्ति सुनते हैं रोंगटे खड़ा हो जाती है, तो ऐसा होता है। तो इन सब बातों को क्या किया उन सब ने, जब गाते थे तो जो साधारण जन लोग थे वो सब भी क्या होते थे, आकर्षित होते थे लड़ने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण था। तो इस बात को भी याद रखना। इस गीत में ये नहीं कि सिर्फ गाते थे, इसमें क्या था, नाटकीय स्थितियाँ भी थी, नाचती भी थी, और क्या होता था, प्रेम, शौर्य, क्रोध, अर्थात अपने हाव भाव के माध्यम से, अपने हाथ के, अपने आँखों की एक्टिविटी से, एक्टिविटी के द्वारा ऐसे दर्शाते भी हैं। जैसे होता है ना, कोई गाना गाता रहता है तो अपने हाथ के द्वारा बताता है कि कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे जा रहा है, जो लय होता है। और उसके अलावा क्या होता है, जैसे अपने हाव भाव भी व्यक्त करता है, उसका फेस देखेंगे तो क्या होता है, उसका जो फेस रहता है वो गाना के अकॉर्डिंग चलता है, जहाँ कहाँ पर कैसा है, जहाँ पर शेड है अपना शेड की तरह ऐसा फेस का क्या बनाता है, उसको मूवमेंट करता है। तो इन सब बात को भी वो सब ऐसे ध्यान रखते थे। तो इस बात को याद रखना। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रण किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पत्नियों और जीवन मरण दोनों का अनुसरण करती थी। तो याद रखना, तो उस समय क्या हुआ कि उस समय की जो स्त्रियां थी, तो स्त्रियों ने भी क्या होता था, जो सूरवीर रहते थे या जो युद्ध में जाते थे, उनके जो पति जाते थे, तो पत्नियों का जीवन मरण में दोनों में अनुकरण करती थी, अर्थात मर जाती थी। तो उसके बाद क्या बताया गया कि सती प्रथा यानी विधवा होकर, याद रखना, जब मर जाते थे उनके पति, तब क्या होता था, सती प्रथा यानी विधवाओं। तो देखिए विधवाओं, और अब पहले देखिए हम इस टॉपिक को पूरा कर लें, फिर इस प्रश्न को करेंगे। तो देखिए लिखा गया कहाँ पर, देखिए यहाँ पर है कि
विधवा जो थे ना। और आगे यहाँ पर लिखा गया प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्की तौर पर स्थापित हो जाती थी। इनकी स्तुति में क्लिष्ट और द्रुत द्रुत पर संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानी के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाता था। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं सदी तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने नापसंद किया। किसको? कथक को। याद रखना, कथक को भी किसने पूछा जाएगा, कथक को किसने नापसंद किया? तो याद रखना ब्रिटिश शासक ने इसको नापसंद किया। फिर भी क्या कथक फिर भी यह जीवित बचा रहा, अर्थात फिर भी ये जो कथक था यह क्या हुआ? जीवित बचा रहा। अब कथक कोई नाम नहीं है, किसी शूरवीर का नाम नहीं है, ये कथक क्या है आगे बताया जाएगा, तो याद रखना। तो आगे है जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा अर्थात जो होते हैं इस समय, जैसे होता है ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियां नाचने आती हैं उनको गणिकाएँ कहते थे उस समय, तो गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा ना। तो कथक एक कहाँ था? कथक एक नाट्य कला था। कथक क्या था? एक नाट्य कला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इस छह शास्त्रीय लोक नृत्य हैं उसका स्थान भी प्राप्त हुआ। तो याद रखना कथक क्या है? तो कथक को जो ये देश में जो छह शास्त्रीय नृत्यों में जो स्थान प्राप्त हो गया, तो इस बात को याद रखना। आगे देखिए, अब हम सब प्रश्न करेंगे। अगर आप इस इतने पेज को अगर ठीक से सुने होंगे तो इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, एकदम ठीक से पढ़ना और आंसर देना। देखिए लिखा गया है चेर शासक ने अपनी अभिलेखों में किस लिपि एवं भाषा का प्रयोग किया है? तो देखिए अभी हम सब पढ़ रहे थे कि जो चेर किस भाषा या लिपि का प्रयोग किया? तो मलयालम भाषा का। किसका? मलयालम भाषा का। याद रखना चेर लोग मलयालम भाषा का। आगे देखिए लिखा गया, आगे दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आगे देखिए विकल्प वाला है केरल के मंदिर रंगमंच जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है संस्कृत के महाकाव्यों में आधारित है। तो ये बात सही है। जैसे कि अभी हम सब पढ़े कि जो केरल का रंगमंच जो मंदिर था, तो उसमें क्या होता था कि ऐसा लिखा गया है, ऐसा कोई अभिलेख भी है, तो जो आज भी अगर हम सब खोजें तो कुछ न कुछ वहाँ पर मिल सकता है संस्कृत के लिए। और इसका जो रंगमंच है यह संस्कृत के महाकाव्यों में भी मिलता है। तो हमारा पहला सही है, पहला क्या है? सही है। दूसरा का है मलयालम भाषा की पहली सांस्कृतिक कृति तेलुगु की ऋणी है। तो ये बात गलत है। जैसे कि अभी हम सब पढ़े थे कि जो ये मलयालम भाषा है, यह मलयालम भाषा हमारी क्या है? संस्कृत की ऋणी है। मलयालम भाषा हमारी संस्कृत की ऋणी है। इस बात को याद रखना, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा दोस्तों, देख लेना। जैसे कि अभी हम सब पढ़े तो हमारा मलयालम भाषा जो है यह तेलुगु की ऋणी है। आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए लिखा गया है कि मणिप्रवालम क्या है? मणिप्रवालम क्या है? तो देखिए लिखा है, तो पहला विकल्प है नृत्य शैली है, निर्माण शैली है, चित्रकला शैली है, भाषा शैली है। तो जैसे कि अभी हम सब बताए थे, थ्योरी में पढ़े थे, अब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब दो मतलब इसके दो बार में याद किए थे। एक था कि ये क्या है? ये हमारी भाषा शैली है। दूसरा क्या था कि इसका शाब्दिक अर्थ था। ऐसा अगर पूछा जाए तो क्या था इसका? हीरा और मूंगा था इसका अगर अर्थ पूछा जाए तब। याद रखना यह एक भाषा शैली है पर इसका अर्थ क्या होता है? तो मूंगा और हीरा। आगे देखिए लिखा गया है नीचे दिए गए कथन जो है कथन और कारणों
कारणों पर विचार कीजिए। अब देखिए कथन लिखा गया है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जैसे कि हम सब पढ़ें ये बात सही है ना, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। तो ये बात भी सही है कि जो जगन्नाथ थे वह एक स्थानीय देवता थे, आगे चलकर उन्हें हम क्या मान लिए कि विष्णु का रूप मान लिए। आगे है कि आज भी जगन्नाथ की काष्ठ जो क्या होता है, लकड़ी की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, जनजाति लोग द्वारा बनाई जाती है। तो ये बात सही है कि आज भी क्या होता है, जनजातियों के द्वारा बनाई जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया कि देखिए ये जगन्नाथ है ना, ये जगन्नाथ अर्थात दोनों क्या है, रिलेट कर रहे हैं ना, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। और ये जो इसमें बात की गई है, इसी का सेम इसमें बात की गई। तो हमारा हो जाएगा कि हमारा दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। आगे देखिए लिखा है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ है। देखिए पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वह कहाँ है। तो जैसे कि हम सब अभी देखे थे कि जो पुरी का जगन्नाथ का जो मंदिर है वह कहाँ है। तो देखिए वहाँ पर हम सब पढ़े थे उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ पढ़े थे, उड़ीसा। पर यहाँ देखिए लिखा है उड़ीसा, क्या लिखा है, उड़ीसा। अगर कोई इतना ध्यान नहीं दिया होगा तो देखिए बस थोड़ा सा चेंज किया है तो आप सब क्या होगा कि आप अगर मान लीजिए कोई समझदार लड़का होगा वो तो सही है, पर मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत जो रट्टा मार कर गया होगा वो इसी में कम से कम 2 मिनट लगा देगा ना। तो याद रखना, तो जो उड़ीसा या उड़ीसा कहाँ, जगन्नाथ का जो मंदिर था पुरी का वह उड़ीसा में था। आगे देखिए लिखा गया, राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन थे। तो जैसे कि हम सब बताए थे, जो ये चारण भाट थे तो राजस्थान में जो राजपूत रहते थे, तो जो राजपूत जो सूरवीर के द्वारा गाना था ना, या उनके बारे में जो गाना गाया गया था, लिखा गया था, उन्हीं गाना को या जो भी कहानियों को क्या करते थे, सुनाते थे सभी लोगों को, जन लोगों को। तो देखिए कहानी, काव्य एवं गीतों को गाने वाले थे कौन, चरण और भाट। आगे देखिए लिखा गया है, जिन्हें भी उड़ीसा को जीता, जिनने भी, या अर्थात मानिए तो जिसने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल थे, मराठे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सब ने जगन्नाथ मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। ये बात सही है। इसके प्रमुख उद्देश्य थे, अब देखिए अब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, क्यों सब ने वहाँ पर नियंत्रण करना चाहा उसी पर। तो यहाँ पर है मंदिर की धन संपदा, जो मंदिर थी उस वहाँ पर धन संपदा थी। आगे है मंदिरों का सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों का महत्व। तो ये बात भी सही है कि मंदिर क्या होता है, सामाजिक होता है और राजनीतिक मामलों में भी देखा जाता था उस समय। आगे है तीसरा, मंदिर पर नियंत्रण करने से स्थानीय जनता के द्वारा, जो जनता रहते थे वहाँ के, उनके शासक में मिल जाते थे, अर्थात उनके शासक को मिलने वाली थी, अर्थात मिल जाते। तो ये बात भी सही है हमारा, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्यों, धन के लिए भी ऐसा था ना, वहाँ पर धन भी रखा जाता है मंदिर में, तो यहाँ पर धन भी था और इन सब बात भी सही है। आगे देखिए लिखा गया, ब्रिटिश लोग किस क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। अब देखिए यहाँ पर अब कैसे प्रश्न पूछा गया है उसी को, जैसे कि आज हम राजपूताना को क्या कहते हैं, आज कहाँ है, राजस्थान में है। वहाँ हम थ्योरी में बार बार समझाए थे इसी को कि तो यहाँ पर उस समय जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश लोग राजपूताना को क्या कहते थे ना। तो याद रखना, जो ब्रिटिश लोग थे किस क्षेत्र को, इस समय का है, किस क्षेत्र को राजपूताना कहते हैं, ऐसा इसका प्रश्न का मतलब है कि जो इस समय जो क्षेत्र है, उस समय जो ब्रिटिश लोग थे तो उस समय किस क्षेत्र को वो सब राजपूताना कहते थे। तो जैसे कि अभी हम सब पढ़े, राजस्थान को उस समय ब्रिटिश लोग राजपूताना कहते थे। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए आप यहाँ से अब हम सब पढ़ेंगे, यहाँ अब इस पेज को पढ़कर इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न रहेगा उस प्रश्न को करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होगा तो अपना एडजस्ट करना, पर अगर समझ में आ रहा हो तो अपना पढ़ना। देखिए लिखा है कि शास्त्रीय नृत्य, जैसे कि अभी हम सब बताएं, एक कथक था वो कथक हो छठवां
यहाँ पर लिखा गया इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों में रूप मतलब क्या हुआ, स्थान प्राप्त हो गया। किसको? कथक को। कथक एक क्या था, शास्त्रीय नृत्य था, इसको ऐसा माना गया। तो याद रखना। आगे देखिए, अब इसी के बारे में पढ़ना है। तो लिखा गया किसी कला के रूप में शास्त्रीय माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है ना। किसी भी कला को अगर शास्त्रीय नृत्य मान लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम इसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए क्या है, अत्यधिक कौशल की आवश्यकता है। समझते चलना। आगे लिखा गया है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत की जाती है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। देखिए, अब इसमें ये बताया गया है कि हम शास्त्रीय नृत्य को, जैसे बहुत सारे नृत्य हैं, तो हम शास्त्रीय नृत्य जो 6 ही हैं, तो हम ये जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसमें 6 ही क्यों ऐड किए और क्यों नहीं ऐड किए, या जो हैं उसमें क्या कमियां हैं कि हम उन सबको नहीं ऐड कर पाए। तो इस बात को इसमें बताया गया, ऐसे मतलब प्रश्न को क्रिएटिविटी किया गया है, ऐसा क्यों रहता है। तो अब देखिए, आगे बताया गया है कि ये प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अब देखिए, आगे बताया गया, यह भी स्मरण है कि बहुत ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है और बहुत लोग हैं लोक नृत्य में नहीं रखा गया है। वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं, उनमें क्या होता है, विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। तो इस बात को याद रखना। जो भी अगर यहाँ पर लोक नृत्य जो 6 भारतीय शास्त्रीय लोक नृत्य है, उसमें क्या होती है, विशिष्टताएं पाई जाती है, कुछ ऐसा होता है, इसलिए उनको इस लोक नृत्य में रखा गया है। आगे बताया जाता है कि यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला के रूप की श्रेष्ठता को सूचित हो सकता है, जो फिर भी यह हमेशा शब्द नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना गया है। तो अब देखिए, यहाँ पर बताया गया, देखिए लिखा गया है कहाँ, भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी और मणिपुर। तो इस बात को याद रखना, और इस बात को भी याद रखना, ऐसे पूछेगा, फिर से बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे पूछेगा कि भरतनाट्यम जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है। तो याद रखना, भरतनाट्यम याद रखना। यहाँ पर देखिए ट्रिक भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए नाडु या न ले लेना, तो भरत ना और ना, तो याद रखना भरतनाट्यम और नायडू, भरतनाट्यम और तमिलनाडु, अर्थात भरतनाट्यम तमिलनाडु का याद रखना। फिर आया है कथकली और के, तो याद रखना के अर्थात क। तो याद रखना कथकली जो है, अभी हम सब इसके पहले जो पढ़े, तो कथकली जो है, तो कथकली क्या है, केरल का है। अब फिर यहाँ फिर याद रखना उड़ीसा या उड़ीसी जो है वह उड़ीसा का है। तो इसको तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, और उसके बाद भी अगर भूले तो याद रखना क्या होता है कि संधि जब बनाते हैं, आप सब संस्कृत पढ़ेंगे, तो ऊ का ही ओ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो आप और आगे देखिए लिखा है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो याद रखना, जैसे कि इसमें एक ट्रिक है कि आंध्र प्रदेश का जो अंधा, अर्थात आंध्र मतलब अंधा प्रदेश का होता है आधी या कच्ची पूड़ी बनाता है, अर्थात कुची पूड़ी बनाता है। इस ट्रिक को याद रखना। आगे है मणिपुर, जो मणिपुरी है वह मणिपुर की है, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कथक क्या है, नृत्य गानाए एक दरबारी चित्र है। तो ये देखिए कथकली जो अभी हम सब इसके पहले वाले पढ़े यहाँ पर इसके ऊपर पॉइंट को, तो इसमें देखिए कथकली का एक नृत्य चित्र बनाया गया है। तो आगे देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए अभी हम सब जो पढ़े थे कि जिन्हें इस शास्त्र में मान लिया गया है। तो देखिए लिखा गया है कि द्वारा अपने मृतक, अब यहाँ से देखिए
यहाँ पर देखिए फिर से हम बता रहे हैं एक बार, क्योंकि देखिए अगर आप सबको कहानियाँ एकदम सही से समझ में आएगा, क्योंकि बीच-बीच में प्रश्न सेट किए कर दिए हैं, तो आप सबको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो शूरवीर रहते थे, राजपूत रहते थे, तो राजपूत क्या होता था कि वो जो पत्नियाँ रहती थी, वो पत्नियाँ भी क्या होती थी, उनके जीवन साथी या जीवन मरण दोनों में अनुकरण करती थी। जीते रहते थे तब पर भी उनको अनुकरण करती थी, मरने के बाद भी अनुकरण करती थी। तो यहाँ पर लिखा गया सती प्रथा यानी विधवा, सती प्रथा यानी विधवा। तो अब आगे देखिए, आगे का मैटर लिखा गया कि क्या होता था कि द्वारा, किनके द्वारा, पत्नियों के द्वारा अपने मृत पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा थी। उस समय क्या था कि जब अगर किसी का पति क्या हुआ, उनका डेथ हो गया है, मर गए हैं, तो क्या होती थी, पत्नियां उनके चिता के साथ जल जाती थी। कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है कि इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। तो इस बात को याद रखना। यहाँ पर आशा है कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखा गया है, तो यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं है। शूरवीरों वीरांगनाओं की परंपरा रही, यदि यदि हाँ तो इसको यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर है क्षेत्रीय सीमांताओं से परे कथक नृत्य की कहानी। अब हम देखिए कथक जो था वहाँ पर अभी थोड़ा सा पढ़े थे, अब इसके बारे में और विस्तार से हम सब पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कथक तो पहले नहीं था शास्त्रीय नृत्य में, अब क्यों ऐसा ऐड किया गया या इसकी क्या खास बात थी, तो इस बात को एकदम ध्यान से आगे देखिए लिखा गया कि यदि शूरवीरता की परंपरा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में मिल सकती है, तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। जो नृत्य की विषय है या जो नृत्य का विषय है या प्रश्न है कि क्यों शामिल किया गया, तो यही है कि जैसे मान लीजिए किसी शूरवीरता की जो परंपरा थी कि यह शूरवीर रहते थे, अब क्या रहते थे कोई देखा है, बस ऐसे मान लिया गया है, मानते भी रहते हैं, आज देखा नहीं है, तो ऐसा भी कथकली बताएगा कि ऐसे भी मान सकते हैं आप। आगे है कि यहाँ पर देखिए लिखा गया कि जो नृत्य विषय में भी यही सच है, जो नृत्य शैली है, जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, ये सभी से यही सच है। आइए नृत्य के जो नृत्य है या कथकली जो नृत्य है न के रूप में कथक के इतिहास को देखें न। यहाँ पर लिखा गया कि यह जो नृत्य शैली है यह उत्तर भारत, अब यहाँ से देखना, ये जो कथकली है, कथक, बस कथकली नहीं कथक, कथकली तो केरल का हो जाएगा। अब कथक देखिए, कथक कहाँ का है, तो उत्तर भारत का है। कथक कहाँ का है, तो उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ा है। तो फिर से बता रहे हैं, जो कथक है ये कथक अलग है और कथकली अलग है, तो इस बात को याद रखना। तो देखिए लिखा गया जो कथक है यह उत्तर प्रदेश के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का अर्थ है कथा, जैसे इसके शब्द में भी है, कथक का शाब्दिक अर्थ है कथा, तो इसको याद रखना ना। आगे लिखा गया है कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानियों के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत, कहाँ, उत्तर भारत, बार बार बोल रहे हैं, कथक कहाँ, उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानियाँ सुनाने वालों की एक जाति थी। तो याद रखना कथक क्या थी, तो कथक क्या थी कि एक उत्तर भारत की, कहाँ, उत्तर भारत की एक कथा सुनाते थे, कथा सुनाते थे, उनकी एक जाति थी कथक। कथक जो थी एक जाति थी, इसको याद रखना। आगे है कि यह कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपनी कथावाचक को अलंकृत किया करते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। किसमें, तो याद रखना 15वीं सदी या 16वीं सदी में क्या हुआ कि जब भक्ति आंदोलन हो रहा था, इसके पहले वाले क्लास में हम सब पढ़े थे भक्ति आंदोलन, तो यहाँ पर बताया कि जब भक्ति आंदोलन हो रहा था तो उसी भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में कथक एक विशिष्ट लोक नृत्य शैली का रूप धारण कर लिया। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियाँ लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे। ये जो कथक था तो उसमें कहाँ राधा कृष्ण आदि कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। तो याद रखना कि जिन्हें हम सब रासलीला कहते थे, जिनमें जैसे बताया जाता जो कृष्ण द्वारा गोपियों के साथ जो भी खेले जाते थे उन्हें हम रासलीला भी कहते थे। आगे है कि जिन्हें रासलीला कहा जाता था, रासलीला में लोक नृत्य के साथ
कथक या कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े रहते थे। आगे देखिए, मुगल बादशाह और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक कथक नृत्य राज दरबारों में प्रस्तुत की जाती थी। तो इस बात को याद रखना, कथक इतना हो गया, इतना फेमस हो गया था कि क्या होता था, उस समय जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपने दरबारों में भी इस नृत्य को प्रस्तुत करवाते थे, अर्थात इस लोक नृत्य को करवाते थे। ठेठ में बोले या एग्जाम्पल देकर बताया, जैसे कि इस समय हम सब ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं। सभी लोग क्या होता है, जो ऑर्केस्ट्रा करवाते हैं उस समय क्या होता था कि जो राजा दरबारी अपने दरबार में भी ये लोक नृत्य करवाते थे। आगे है, जहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गए। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फूला। अब यह दो परंपराओं के घरों में फूला फला कौन कौन, तो यहाँ पर बताया गया कि राजस्थान कहाँ के, तो राजस्थान के कहाँ, जयपुर के राज दरबारों में। फिर से देखिए, लोक नृत्य कहाँ दो जगह पर फूला फला, अर्थात और बढ़ा, ऐसा समझिए। फूला फला का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए कि जैसे मान लीजिए अपना स्थान तो बना लिया, फिर इसके बाद और ज़्यादा फेमस कैसे हुआ, तो यहाँ दो जगहों से। कहाँ से, तो राजस्थान के जयपुर के दरबारों में से, और लखनऊ, कहाँ, और लखनऊ के अवध 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 के अंतिम, जो अवध के अंतिम शासक थे, तो अवध के अंतिम शासक कौन थे, नवाब वाजिद अली शाह। तो याद रखना, लखनऊ के अंतिम शासक, इस बात को भी याद रखना कि जो लखनऊ के अंतिम शासक थे कौन, नवाब वाजिद अली शाह। और राजस्थान के जयपुर के राज दरबार में ये क्या हुआ, कथक का हुआ फूला फला। बार बार कथकली बोल रहे हैं, पर बता भी रहे हैं दोस्तों कि कथकली अलग है और कथक अलग है, इस बात को याद रखना। और याद रखना, इसमें देखिए एक हम ट्रिक बता रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप भूल जाएं कि लखनऊ का जो अंतिम मुगल बादशाह था, तो याद रखना लखनऊ न है, तो नवाब वाजिद अली शाह, तो इसको याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है, शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि और कहाँ पर, अब देखिए कहाँ पर, राजस्थान और लखनऊ में ही नहीं, और आगे कहाँ तक, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार, मध्य। तो याद रखना, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू और कश्मीर में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, और आगे देखिए लिखा गया मध्य प्रदेश में और अन्य मध्य प्रदेश में और अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह भी लघु चित्रों की। तो एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर है, यहाँ पर ये एंड हो गया बस यहाँ पर, कि ये जो कथक था ये राजस्थान और लखनऊ के अलावा क्या हुआ, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और आसाम में यहाँ पर भी फेमस हुआ, अर्थात यहाँ पर भी ये आगे बढ़ा। तो अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है, यहाँ पर ये जुड़ा नहीं है इसलिए यहाँ पर चेंज हो गया। तो अब यहाँ का देखिए, अब यहाँ का दूसरा पॉइंट है, जैसे कि इसके पहले हम कथक के बारे में पढ़े, अब यहाँ दूसरा पॉइंट ये है, संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। अब जो संरक्षकों के लिए, जो संरक्षक थे ना, कि इनका राज कैसा था, क्या कैसा था, ये सब क्या होता था, चित्रकला के माध्यम से भी, चित्र के माध्यम से भी दर्शाया जाता था। तो अब आगे देखिए लिखा गया है, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई, वह भी लघु चित्र की परंपरा है। वह क्या है, एक लघु चित्र की परंपरा है। यह परंपरा था कि क्या होता है, जैसे आज हम सब ठेठ में समझिए, तो जैसे कि आज हम सब क्या होता है, कोई भी किसी का बर्थडे रहे, किसी का कुछ भी रहे, शादी रहे, विवाह रहे, क्या होता है कि हम सब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और उस फोटो को रखते हैं कि देखिए। अब किस लिए रखते हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना, अब आगे बताएंगे, जो लड़का होगा, लड़की होगी, हमारे जो बेटे बेटियां होंगे, उनको हम दिखाएंगे, देखिए हम ऐसे ऐसे जीवन जीते थे। तभी तो आज चला आ रहा है कि हाँ, जैसे पापा ऐसे किए थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम भी ऐसा करेंगे, ऐसा होता है। तो इस सब के लिए उस समय भी एक लघु चित्र था। तो उस समय फोटो, कैमरा, रिकॉर्डिंग, वीडियो ये सब तो था नहीं, तो उस समय क्या होता था, जो एक लघु चित्र के रूप में बनाया जाता था, जो चित्रकार वगैरह बनाते थे। ऐसा है कि आप सबको ये जो थिंकिंग है या ये जो पूरा मैटर है, ऐसा समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया कि
जैसे कि उनके नाम से पता चलता है कि छोटे आकार की लघु चित्र। लघु चित्र का मतलब जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि लघु मतलब छोटा चित्र। आगे है जिन्हें आमतौर पर जल रंग से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता था। तो याद रखना जो उस समय का जो लघु चित्र था तो आमतौर पर जो उसका रंग रहता था तो आमतौर पर जो उसका रंग रहता था जल। अब तो जल कैसा होता था आप देख सकते हैं कि एकदम पूरा वाइट नहीं, पर जैसा जल रहता है ऐसा कलर का जो उसमें रंग लगाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं कि उस समय क्या होता था कि जो जल कलर का रंग लगाया जाता था, अब आगे भी दिखाया गया। तो इसको याद रखना ऐसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीला दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख पा रहा है। तो याद रखना क्या होता है कि जो लघु चित्र रहते थे वह लघु चित्रों में क्या होता था कि जो रंग लगाए जाते थे तो वह जो रंग थे वो जल रंग थे ना। आगे है कि और वह कहाँ पर, तो कपड़े और कागज पर बनाए जाते थे। तो यहाँ पर याद रखना। आगे देखिए लिखा गया है प्राचीनतम लघुचित्र ताड़पत्रों और लकड़ी की तख्तियों पर भी चित्रित किए जाते थे। तो याद रखना, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है। तो याद रखना जो उस समय के लघु चित्र थे वह कपड़ों पर, कागजों पर और ताड़पत्रों पर। ताड़पत्र क्या होते हैं, पांडुलिपियां क्या होती है, ये सब हम सब पहले वाले कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर आप सबको इन सब बात भी नहीं याद है तो आप जान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं, और अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे से थ्योरी को पढ़िए। आगे देखिए लिखा गया है कि जो लघु चित्र रहते थे तो वह कपड़ों पर, कागजों पर और ताड़ के पत्रों पर भी जो लकड़ी की होती थी उस पर बनाए जाते थे। इनमें इनमें से सबसे सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत, तो याद रखना जो लघु चित्र बनाते थे उसमें सबसे क्या जो थे अच्छे थे तो वह पश्चिम भारत में पाए जाते थे। तो इस बात को याद रखना, अर्थात जो लघु चित्र बनाते थे तो लघु चित्र जो पश्चिम भारतीय लोग थे वह सबसे अच्छा लघु चित्र बनाते थे। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया पाए जाते थे पाए गए और जैन ग्रंथों की सचित्र बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो याद रखना जो पश्चिम भारत के लोग रहते थे और ये चित्र किस लिए बनाते थे, तो याद रखना ये किस लिए बनाते थे, तो याद रखना ये जो जैन ग्रंथ से या जैन लोग थे उनका सचित्र मतलब जैसा वो सब देखे थे वैसे ही बनाते थे या बनाने का प्रयोग करते थे। आगे देखिए लिखा गया है, तो इस बात को याद रखना क्योंकि यहाँ जैन और बौद्ध दोनों एक ही कुछ अंतराल में थे और यहाँ जैन बदलकर बौद्ध देगा आपको विकल्प में। तो इस बात को याद रखना, बार बार देता है तो अभी दिखाएंगे भी प्रश्न में। तो याद रखना ये जो लघु चित्र था यह जैन ग्रंथों से संबंधित था, न कि बौद्ध ग्रंथों से। इस बात को याद रखना। आगे देखिए लिखा गया मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को अपने संरक्षण प्रदान किया था, या उन्होंने क्या किया था, संरक्षण प्रदान किया था, अर्थात उनके दरबार में या उनको अपने दरबार में रखा था, ऐसा समझिए। कौन कौन, तो कौन, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो ये तीनों लोग, तो इन तीनों को ध्यान से, क्योंकि इसमें से इधर उधर हो गया तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये तीनों लोग क्या हुआ था, अच्छे जो लघु चित्र बनाने वाले थे उन सबको अपना संरक्षण प्रदान किया था, अर्थात उन सबको अपने दरबार में रखा था। कहीं पर भी कोई ज़रूरत पड़ता था, जैसे अब हास्य पात्र के लिए बता दें कि मान लीजिए अकबर का जैसे इतना पुत्र हुए थे, तो जैसे पुत्र उत्तर हुआ होता था और जो भी कुछ होता था तो उसको अपने ऐसे चित्र बनवा देता था ऐसा समझिए। आगे देखिए लिखा गया है कि जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, जो प्राथमिक रूप से क्या होता था, इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी। तो इस बात को याद रखना, जो पांडुलिपियां थी वह चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और जो लघु चित्र थे वह जल रंग से रंगे जाते थे। इस बात को भी याद रखना। आगे देखिए लिखा गया हो, उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। तो याद रखना वो चित्र जो बनाया जाता था तो उसमें सामाजिक जीवन भी न सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे, न शिकार जैसे करते थे, लड़ाई जो करते थे। तो आज सभी को आप सब इसी में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो शिकार कर रहे हैं, कहीं लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ना,
और जो भी रहता था, जो भी अर्थ ऐसा समझिए जैसे आप सब अपने ऊपर लीजिए कि जैसे हम सब कहीं पर भी जाते हैं, इतना तक कि अब कोई मरता है, किसी का डेथ भी होता है, तब पर भी स्टेटस वहाँ पर फ़ोटो खींच कर लगाते हैं। तो ऐसे भी उस समय क्या होता था कि ऐसा नहीं था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, तब पर भी उस समय बताया जाता था कि आप बनाकर ऐसे बताइए या हमें दीजिए, ऐसा होता था। ऐसे ही समझिए। आगे देखिए यहाँ पर, तो पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार उपहार के तौर पर भी चित्र को आदान-प्रदान किया जाता था। तो इस बात को भी याद रखना कि जो उस समय चित्र रहता था, तो वह चित्र जैसे आज हम सब बस किसी को शेयर करते हैं कि अच्छा फ़ोटो आ गया यार हमें भेज दीजिए। तो उस समय भी क्या होता था, तो इस समय तो ये कोई उपहार तो नहीं दे रहा है, इस समय भी देता भी है पर बहुत कम देता है। बहुत लोग जैसे होता है ना कि उसका फ़ोटो ना किसी ग्लास में, किसी कप वगैरह में बनवाकर उसको गिफ्ट करते हैं, ऐसा होता है ना। तो उस समय भी क्या होता था कि ये जो पांडुलिपि में लघु चित्र बनाए जाते थे, इस चित्र को भी उपहार में दिया जाता था। इस बात को याद रखना। आगे देखिए, लिखा गया आदान-प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने-चुने लोग, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा द्वारा ही देखा जा सकता था। अर्थात जो चित्र रहता था, इस बात को भी याद रखना, ये नहीं कि उस चित्र को सब देख सकता था। जिसे उपहार देते थे, वह उपहार देने वाला जो भी रहता था, राजा या कोई भी जो रहता था, तो क्या रहता था, उनके घर वाले या जो वो दिखाना चाहता था, उसी को दिखा सकता था ना। या इस बात को याद रखना। उससे जो घनिष्ठ जन लोग थे ना। आगे है कि मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ अनेक चित्रकार जो थे, मुगल बादशाह दरबार छोड़कर नए उभर छोड़कर नए उभरने लगे। तो इस बात को याद रखना। जो मुगल साम्राज्य के जब पतन होने लगा, तो उसमें क्या हुआ, तो जैसे मुगल साम्राज्य जब पतन होने लगा, तो बहुत लोग चित्रकार वहाँ संरक्षण में थे, अर्थात वहाँ के राजा के अंडर में थे, रखा था राजा। तो क्या हुआ, जब पतन होने लगा तो छोड़कर नए उभरने वाले क्षत्रिय राजा के दरबार में चले गए। तो इस बात को याद रखना कि जब उनका पतन होने लगा, ये सब तो हम भी बोलते हैं कि जब जिनके पास पैसा नहीं रहता है उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसा भी हुआ कि जब वो जान गए कि अब मुगल का राज्य क्या है, मुगलों का राज्य क्या है, पतन की ओर अग्रसरित हो रहा है, तो अब वो सब भी जो जीतने वाले थे, जैसे आज सब मीडिया लोग करते हैं ना, जो जीतता है उसी का गुणगान करने लगते हैं। तो ऐसे वो सब भी थे, चित्रकार वगैरह भी थे। तो जो जीतने लगा उसके दरबार में चले गए, उसके दरबार में चले गए। आशा है कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, लिखा है कि परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियाँ थी, रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबार और राजस्थान के राजपूती दरबारों में को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही साथ कोई अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा। बताया गया कि जो उस समय थे, तो उन्होंने ये राजस्थान और राजपूत दरबारों को प्रभावित भी किया, लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित भी रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरण के लिए, अब देखिए उदाहरण के लिए बताया गया, मुगल उदाहरण के लिए अनुसरण करते थे न, शासकों और अनेक दरबारों की दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इसके साथ-साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषय का चित्रण बराबर जारी रहा। तो याद रखना इस बात को, कहाँ-कहाँ, मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटक, इन सभी कहाँ पर पौराणिक जो थी कथाओं का भी काव्य मिला है। तो आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अब हम सब देख रहे हैं, तो अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो अभी पढ़ना है। तो देखिए, अभी 1 घंटे हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब इसको हम यहीं पर एंड करते हैं और आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा यहाँ से। तो अब देखिए, यहाँ से अब इसी के आगे से अब हम सब कल पढ़ेंगे। कहाँ से? इस चित्र से अब हम सब कल पढ़ेंगे। तो चलिए।